आज इंडिवर फॉर यू की तरफ से आज हम नया प्रैक्टिस सेट लॉन्च कर रहे हैं जो आपको बीपीएससी, जेपीएससी, क्लैट, एनआरएस, सीईटी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बीएसएससी, जेएसएससी, आरआरबी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके लिए ये उपयोगी होगा। तो हम चाहेंगे कि आप इन सेट को बहुत ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस करके अपना अपना मार्क्स बताइए कि आपका स्थिति क्या है, कितना आप इसमें से कर रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल लेते हैं कि पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन ग्राहक प्रहरियों लोकपाल के दायरे से बाहर आएंगे। है जो ओम्बुड्समैन स्कीम है रिजर्व बैंक के द्वारा शुरू किया गया है ग्राहक 1995 से, तो वो उसके दायरे में कौन सा बैंक नहीं आएगा। ए ऑप्शन है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जिसको शेड्यूल कमर्शियल बैंक बोलते हैं, बी है प्राथमिक सहकारी बैंक, सी है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, डी इनमें से कोई नहीं। आप 1-2 सेकंड में सोच लीजिए और फिर आप आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं अगला सवाल, प्रश्न संख्या 2। इटली का पो नदी बेसिन में कौन सा उद्योग स्थित है। इटली का जो पो नदी बेसिन है उसमें से कौन सा उद्योग स्थित है। ए ऑप्शन है ऊनी वस्त्र, बी है सूती वस्त्र, सी है जूट उद्योग और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जवाब दीजिए इसका। पो नदी बेसिन में सूती वस्त्र उद्योग, पो नदी बेसिन में सूती पो नदी बेसिन में सूती वस्त्र उद्योग स्थित है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग अगला सवाल, प्रश्न संख्या 3। अंटार्कटिका महादेश का उच्चतम भाग कौन है। अंटार्कटिका महादेश का उच्चतम भाग कौन है। ए है माउंट कोसिस्को, बी है माउंट एल्ब्रूज, सी है विंसन मैंसिफ और डी है माउंट एकांकागुआ। तो अगर आपको सभी पर्वत पर्वत के बारे में जानकारी हो कौन किस महादेश में है तो उसके हिसाब से आप इसे एलिमिनेट करके भी आंसर कर सकते हैं। जैसे माउंट कोसिस्को है ऑस्ट्रेलिया का सबसे उच्चतम भाग, माउंट एल्ब्रूस है यूरोप का सबसे उच्चतम भाग, बिन्सम बिन्सन मैंसिफ है ये अंटार्कटिका का सबसे उच्चतम भाग है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। और जैसा कि आप जानते होंगे कि माउंट एकांकागुआ ये साउथ अमेरिका का सबसे उच्चतम भाग है। अब देखते हैं इसके बाद हम इसका अगला सवाल ले लेते हैं। चौथा सवाल, अफ्रीका के आंतरिक भाग से नटाल तट की ओर ग्रीष्म ऋतु में गर्म हवाएं चलती है जो तापमान बढ़ा देते हैं, इन्हें क्या कहते हैं। उस हवा का नाम बताना है जो तापमान बढ़ा देती है। तो इसका इसका पहला ऑप्शन है हरिकेन दक्षिणी प्रस्फुटन, बी है पैम्पेरो, सी है हरिकेन, डी है बर्ग। तो आप सोच के बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा बर्ग, ऑप्शन नंबर डी। देखिए दक्षिणी प्रस्फुट जो है ये ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया में चलता है। पैम्पेरो अर्जेंटीना का है और हरिकेन अटलांटिक ओशन में चलता है। अब नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। सवाल क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कि जीवन मानव विकास रिपोर्ट आधारित नहीं है, किस पे आधारित नहीं है। ए है जीवन प्रत्याशा, बी है साक्षरता, सी है प्रति व्यक्ति आय और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप सोच के बताइए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का रैंकिंग भी भारत का देखा जाता है, तो इस पे कौन आधारित नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ये तीनों जो ऑप्शन है सब मानव विकास रिपोर्ट के लिए ज़रूरी है। फिर अगला सवाल देखते हैं अगला सवाल देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है, सुप्रसिद्ध चित्रकारी बनी ठनी किस कला शैली का नमूना है। बनी ठनी किसका नमूना है। ए ऑप्शन है कांगड़ा शैली, बी है बूंदी शैली, सी है किशनगढ़ शैली और डी है जयपुर शैली। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सातवाहन साम्राज्य के प्रमुख नगरों में से एक था। सातवाहन साम्राज्य के प्रमुख नगर, इसका
ए ऑप्शन है मास्की, बी है कोरक्कई, सी है अरिकामेडू, डी है प्रतिष्ठान। तो इसका सही आंसर होगा कौन? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रतिष्ठान। तो इस तरह से आप देखते जाएंगे कि जैसे जैसे सवाल आपके सामने आते जा रहा है, आप कोशिश करिए कि इसका सही सही आंसर देने का कोशिश करिए। इससे आपके तैयारी का स्तर पता चलते रहेगा। अगला सवाल ले लेते हैं। मध्यकालीन भारत में दक्कन आने वाले रूसी यात्री का नाम क्या था? ए है सिरोको, बी है निकितिन, सी है रसस्त्यानिकोव, डी है पावलोव। तो मध्यकालीन भारत में दक्कन आने वाले रूसी यात्री का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी, निक्तिन। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं। अगला सवाल, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रश्न संख्या 9। क्लोरोफिल प्रकृति में होने वाला कीलेट यौगिक है जिसमें केंद्रीय धातु किसका आयन होता है? ये केंद्रीय धातु किसका आयन होता है? ए है मैग्नीशियम, बी है तांबा, सी है कैल्शियम और डी है लोहा। तो आप जानते होंगे कि इसमें क्लोरोफिल में केंद्रीय धातु क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। अब देखते हैं 10वां सवाल। 10वां सवाल है, अजंता की चित्रकारी में प्रयुक्त कौन सा रंग विदेशों से आयातित वैदुर्य मणि से तैयार किया जाता था? विदेशों से आयातित वैदुर्य मणि से तैयार किया जाता था। ए ऑप्शन है नीला, बी है लाल, सी है पीला और डी है हरा। तो आप जानते होंगे अजंता चित्रकारी समय ये जो वैदुर्य मणि था इसका बहुत उपयोग हुआ करता था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीला। अब देखते हैं, आगे का सवाल लेते हैं। प्रश्न संख्या 11। अंधकार में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उसके पंख से उत्पन्न होता है। चमगादड़ के पंख से क्या क्या उत्पन्न होता है? ध्वनि तरंगे, पराबैंगनी तरंगे, पराध्वनि तरंगे, अवरक्त किरणें। तो ये तो आपको पता ही होगा कि कोई ना कोई वेव्स ही होगा। तो इसका सही आंसर है पराबैंगनी तरंगे, जिसको अल्ट्रासोनिक वेव्स भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या हमारा जो है वो 12। प्रश्न संख्या 12। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? ए है अरब सागर, बी है हिंद महासागर, सी है बंगाल की खाड़ी और डी है पाक जलडमरू मध्य। तो अगर आपको इंडिया का जो फिजिकल मैप है अगर वो ध्यान में होगा तो बहुत तेजी से आप इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। और इसका सही आंसर है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 13। कौन सा नगर ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को बरगेजा की राजकुमारी कैथरीन के साथ विवाह के फलस्वरूप, है ना, विवाह के फलस्वरूप दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था? ये यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग का मिस्टेक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, बी है चंदन नगर, सी है त्रावणकोर और डी है कोचीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। मुगल शासकों में कौन मनसबदारी प्रथा का संस्थापक था? आपको पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा जो मनसबदार थे, हिंदू मनसबदार, वो औरंगजेब के समय थे मुगल काल में। लेकिन ये जो मनसबदारी प्रथा था उसके संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन ए है अकबर, बी है जहांगीर, सी है शाहजहां और डी है औरंगजेब। तो इसका सही आंसर है अकबर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं 15। डिफेक्टिव जीन्स जिसको बोलते हैं, दोषपूर्ण जीन्स के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो ये आज का सबसे आसान सवाल है। आप जब तक हम सवाल पूछें तब तक के आप ऑप्शन दे के आप आंसर कर भी लिए होंगे। तो ए ऑप्शन है हेमोफीलिया, बी है कैंसर, सी है मधुमेह और डी है अल्सर। तो डिफेक्टिव जीन के वजह से हेमोफीलिया बीमारी होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब देखते हैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा के, किस राज्य को लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति, जानते होंगे लॉर्ड डलहौजी बहुत फेमस है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लिए, है ना, जिस राज्य में कोई सक्सेसर नहीं होता था या फिर कोई और वजह होता था कुशासन के आरोप में, माने अलग अलग वजह से, जैसे झांसी की रानी के बारे में दामोदर राव
उसके नहीं थे, उसका गोद लिया हुआ बच्चा था, इस वजह से उसको भी हड़प नीति के तहत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत मिला लिया था। तो सब राज का, इसको एक्चुअल में साम्राज्यवादी नीति का था लॉर्ड लॉर्ड डलहौजी, इसलिए ये हड़प नीति से अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार इंडिया में करना चाहता था। तो ऑप्शन देखते हैं, ए है सतारा, बी है नागपुर, सी है मैसूर और डी है उदयपुर। तो लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति द्वारा मैसूर को नहीं मिलाया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। यदि दो समतल दर्पण 60 डिग्री पे झुके हों तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो इसके लिए जानते ही होंगे कि एक फॉर्मूला है ना, 360 डिग्री, 360 डिग्री बटे 60 डिग्री। यहाँ पे 60 डिग्री पे झुका है, उसमें से -1 कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख ले सकते हैं कि 360 को 6 से 60 से भागा देंगे तो आएगा 6, और 6 - 1, तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 5। तो ये एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, तो इसका प्रतिबिंब की संख्या होगा ऑप्शन नंबर सी 5, है ना। 360 डिग्री में से जितना डिग्री है, जितना मान लीजिए x डिग्री पर है, थीटा डिग्री पर है, 45 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे है तो उसे डिवाइड करके उसमें एक घटा देंगे, उतने प्रतिबिंब बनेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक प्रसार होने पर वह शुष्क बर्फ में बदल जाती है। जानते ही होंगे, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र पूछा जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अचानक प्रसार होने पर वह शुष्क बर्फ के रूप में बदल जाती है। यह किसका उदाहरण है? तो समतापी प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, सी है दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जैसे समतापी जानते होंगे, इसको इंग्लिश में आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं, इसको एडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हैं। ये है बोथ ए एंड बी, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसको रुद्धोष्म प्रक्रम बोलते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं कि एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जिसको शॉर्ट में ना BTU भी लिखते हैं, एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट कितना कैलोरी के बराबर होता है? एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट कितना कैलोरी के बराबर होता है? तो यहाँ ऑप्शन ए है 252, बी है 352, सी है 452। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 252। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि का चाल सर्वाधिक होता है? ध्वनि का चाल सबसे ज़्यादा किस में होता है? ए ऑप्शन है कांच, बी है एल्युमिनियम, सी है लोहा और डी है वायु। तो आप जान ही रहे होंगे कि हवा में ध्वनि का गति 332 मीटर प्रति सेकंड सबसे कम इसमें होता है। उसके बाद लोहा में ध्वनि का गति 5130 मीटर प्रति सेकंड होता है। कांच में ध्वनि का गति 5640 मीटर प्रति सेकंड होता है, और सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम में होता है, जो 6420 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 21। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 में मार्के लुकास को मिला। आप ये भी जान रहे होंगे कि इस पुरस्कार को पाने वाले सबसे यंगेस्ट प्राप्तकर्ता हैं, जिनका उम्र महज 29 ईयर्स ही है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, अलग अलग परीक्षा में अलग तरह से सवाल को पूछे जाते हैं। तो उसमें से सबसे कम उम्र के पुरस्कार पाने वाले, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति का नाम पूछा जाएगा। तो ये तो मार्के लुकास हैं, ठीक है, मार्के लुकास। इनका रचना कौन सा, किस रचना के लिए इन्हें दिया गया? तो ऑप्शन ए है फियर ऑफ गॉड, बी है द एंड गेम, सी है डिस्ट्रेस और डी है डिस्कम्फोर्ट ऑफ इवनिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जिसे बोलते हैं डिस्कम्फोर्ट ऑफ इवनिंग। फिर अब अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 92वां ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? ए है पैरासाइट, बी है पार्टिकल, सी है 1917, डी है जोकर। तो देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन है इसका
पैरासाइट, पैरासाइट को मिला है। तो देख सकते हैं कि पैरासाइट पी लेटर से शुरू होता है और ऑस्कर ओ से शुरू होता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ओ के बाद पी या पी के बाद पी के पहले ओ। तो पैरासाइट को ऑस्कर मिला, या ऑस्कर किसको मिला? पैरासाइट को। ठीक है, तो ये याद रखने का एक तरीका है, आप शब्दों को कोरिलेट करके अलग अलग वर्ड से जोड़ के देखिएगा तो आंसर कुछ आपको सही मिलेगा। फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इस वर्ष भुवनेश्वर शहर में आयोजित किया गया था। तो इसके विजेता कौन है? पहला ऑप्शन है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, बी ऑप्शन है पंजाब यूनिवर्सिटी, सी ऑप्शन है दिल्ली यूनिवर्सिटी, डी ऑप्शन है जादवपुर यूनिवर्सिटी। तो जो जिन्हें खेल का इंटरेस्ट होगा या फिर जो इस प्रश्न को ध्यान से देखे होंगे वो सही आंसर देंगे पंजाब यूनिवर्सिटी। इन्हें टोटल 45 पदक, पंजाब यूनिवर्सिटी को टोटल 45 पदक मिला था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में विजेता के रूप में। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि एक बुक है बिकमिंग, बिकमिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन है बराक ओबामा, दूसरा बी ऑप्शन है मिशेल ओबामा, सी है केशव गुहा और डी इनमें से कोई नहीं। तो आप सोच के देखिए ये पुस्तक के लेखक कौन है। अब हम बताते हैं, इस पुस्तक के लेखक हैं मिशेल ओबामा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिशेल ओबामा। अब आज का लास्ट सवाल देखते हैं, साहित्य के लिए 2020 का नोबेल, 2020 का नोबेल किस लिए? साहित्य के लिए किसको मिला? ए ऑप्शन है रॉबर्ट वी विल्सन, बी है रेनहार्ड गेंजेल, सी है लुइस ग्लुक और डी है बैट्रिया ग्लुक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लुइस ग्लुक, और बेंट्रिया ग्लुक इसके पेरेंट्स हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। हम आशा करते हैं कि अगर आप किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चन का जो सेट है वो आप ज़रूर लगाएंगे और देखेंगे कि आपका कितना आया। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा आप कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।